वेलकम एवरीवन। हम लोग सॉल्व कर रहे हैं पेपर आरपीएससी पीजीटी का, जो कि हमारा है 2025 का, और एग्ज़ाम हुआ है हमारा 5 जुलाई 2025 को। तो आपने देखा कितना लेटेस्ट है पेपर। तो हम लोग इसको सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं। चलिए, जिसमें हम आधे क्वेश्चंस को कर चुके हैं 75 तक। अभी हमें करना है 75 to 150। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का। स्पेंसर के अकॉर्डिंग जो उद्विकास है उसका क्या प्रतिमान है? तो उद्विकास का प्रतिमान है बहुरेखी, द्विरेखी, प्रसार या एक रेखी। तो आपको पता ही एक दिशा में परिवर्तन होता है। स्पेंसर के अकॉर्डिंग जो उद्विकास है वो एक रेखा में चलता है। तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर। स्पेंसर ने अपनी कुछ बुक में इवोल्यूशन थ्योरी को बताया है। तो मैं तो आपको बता चुकी हूँ, जब स्पेंसर आपको पढ़ा रहे थे तो उन्होंने किस बुक में बताया है? इवोल्यूशन, प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी, फर्स्ट प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ बायोलॉजी, सोशल स्टैटिक्स, या फिर कुछ और होगा, या आपने नहीं अटेंड किया। तो ये इन्होंने जो बताया है उद्विकास का सिद्धांत, वो बताया अपनी बुक फर्स्ट प्रिंसिपल में। तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कॉम्ट ने जो मानव प्रगति के 3 नियम दिए हैं उनका सही आपको लगाना है। तो हम आपको पढ़ा भी चुके हैं, सभी को पता भी है, इसमें तो कोई ज़्यादा दिक्कत है नहीं। तो सबसे पहले हो जाएगा थियोलॉजिकल, मेटाफिजिकल एंड पॉजिटिविस्टिक। तो ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा प्राकल्पना एक प्रस्थापना है जिसका परीक्षण किया जाना है? तो ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये काफ़ी आता रहता है। आई थिंक हायर 50 में भी आया था। तो ये किसने कहा है? प्रास्थापना एक प्राकल्पना जो है वो एक प्रास्थापना है। यानी हाइपोथेसिस क्या है? प्रीपोजिशन है, और जिसका अभी टेस्ट किया जाना है। हाइपोथेसिस इज़ अ प्रोपोजिशन टू बी टेस्टेड। ये डेफिनेशन किसकी है? ये डेफिनेशन है लुनबर्ग, पीवी यंग, गोपाल या फिर बोगार्ट। तो गोपाल की तो ऐसी कोई डेफिनेशन है ही नहीं, इन्हीं में से कन्फ्यूजन हो सकता है। तो हम आपको बता देंगे डेफिनेशन है बोगार्ट्स की। अगर लुनबर्ग की डेफिनेशन होगी तो वो किसकी बात करते हैं? वो ज़्यादातर आपको उनकी डेफिनेशन में आपको एक वर्ड मिलेगा, वो है सामान्यीकरण। तो उनकी डेफिनेशन में आपको ये मिल जाएगा, या काल्पनिक सामान्यीकरण मिल जाएगा। तो आपको लुनबर्ग करना है। पीवी यंग की अगर बात करें तो आपको पीवी यंग की डेफिनेशन में मिलेगा कार्यकारी या काम चलाओ, उपकल्पना या कार्यकारी वर्ड मिल जाएगा आपको। तो पीवी यंग हो जाएंगे। लुनबर्ग में सामान्यीकरण, जनरलाइजेशन, और बोगार्ट्स में क्या हो जाएगा? एक ऐसी प्रस्थापना जिसका परीक्षण किया जाना है। और पीवी यंग में मैंने बता दिया ये मिलेगा। इसके अलावा कुछ और इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है, जैसे एक पूछी जाती है अस्थायी अनुमान। ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अस्थायी अनुमान कौन कहता है? ये कहते हैं पीटर एच मन। तो उनकी भी पूछी जाती है, ये भी इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है। तो मैंने ये भी बता दी। और इसके अलावा कुछ डेफिनेशन है जो पूछी जाती हैं हाइपोथेसिस में, वो इम्पोर्टेंट है। मुझे जो पता है मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। एक पूछी जाती है जिसमें वो कहते हैं हाइपोथेसिस प्रयोगार्थी कथन है, मतलब कथन की बात करेंगे, और उसमें वो भी यही कहेंगे उसकी वैधता जो है वो ज्ञात है। यानी यहाँ परीक्षण किया जाने की बात हो रही थी, उसमें वो कहते हैं उसकी वैधता ज्ञात है। वो कौन है? ब्लैक एंड चैम्पियन। उनकी भी बहुत डेफिनेशन पूछी जाती है, तो मैंने वो भी आपको बताया। ब्लैक एंड चैम्पियन की डेफिनेशन है वैधता ज्ञात है, प्रयोगार्थी कथन है। उसके अलावा एक पूछा जाता है यहीं पे प्रयोगार्थी कथन की जगह वो बोलते हैं प्रयोगार्थ अनुमान है। तो प्रयोगार्थ अनुमान कौन बोलेगा? वो बोलते हैं वेबस्टर। ये भी पूछी जाती है। अगर प्रयोगार्थ कथन अज्ञात होगा इसकी वैधता, तो ब्लैक एंड चैम्पियन। लेकिन कथन की जगह अगर अनुमान हो जाएगा तो वो हो जाएगा वेबस्टर। ठीक है, तो ये भी है। और बहुत सारी इसमें है, जैसे कि गुड एंड हार्ट की एक डेफिनेशन थी कि जो ये नहीं जानता है इसकी उचित मेथड की बात करते हैं, जो उचित मेथड ही नहीं जानता है वो क्या टेस्ट करेगा? तो वो गुड एंड हार्ट की थी। गुड एंड हार्ट ने ये भी कहा कि ये भविष्य की ओर देखती है हाइपोथेसिस। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट थी। और एक डेफिनेशन है कैर्लिंगन की, तो वो कहते हैं अनुमान से कहा गया कथन है। मतलब उनके में अनुमान स्टार्टिंग में ही आ जाएगा, इनके में अनुमान लास्ट में आ रहा था। पर जो
कैर्लिंगन है उनके में अनुमान स्टार्टिंग में ही आ जाएगा। वो कहते हैं अनुमान से कहा गया कथन है। तो मैं जितना भी बोल रही हूँ आप अपनी कॉपी पे नोट करते रहेंगे तो आप ही के लिए फ़ायदा रहेगा, क्योंकि ये डेफिनेशन आपको हर बुक में नहीं मिलेंगी। पता नहीं मैंने कहाँ से देख के कभी याद किया होगा, अभी जो जो याद आ रही हैं सिर्फ वही आपको बता रहे हैं। तो आप ऐसे सिर्फ सुनते मत रहिए, इनको नोट कर लीजिए, काम आएंगी। और अभी मैं क्या बोल दूँ फिर मुझे भी नहीं पता रहेगा कि दोबारा मैंने क्या बोला था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन थी। इसके अलावा जो मुझे एक और याद आ रही है उसमें ये डेफिनेशन है कि उन्होंने बोला था परीक्षणी पूर्वानुमान, मतलब पूर्वानुमान हम पहले ही लगा लेते हैं। बहुत ही अलग है ये, शायद आपको कहीं मिले, पता नहीं मिले ना मिले। पूर्वानुमान, परीक्षणीय पूर्वानुमान की बात करी बेली केनेथ ने, बेली केनेथ। उसके अलावा एक थी शक्तिशाली हाइपोथेसिस को उन्होंने क्या कहा, शक्तिशाली आकाशदीप कहा, आकाशदीप। तो वो कौन है, आकाशदीप से तुलना करते हैं वो हैं पांडलेन। ये तो आप कर लेंगे क्योंकि ना आपने आकाशदीप सुना होगा ना पांडलेन को सुना होगा, तो आप ये कर सकते हैं। और इसी तरह कोहेन नागिन की डेफिनेशन थी, तो उन्होंने कहा था ये शक्तिशाली आकाश की बात करते हैं, वो करते हैं भविष्य में क्या होगा, मतलब हाइपोथेसिस ये बताती है फ्यूचर में क्या होगा। तो ये डेफिनेशन किसकी थी, कोहेन और नगेल की थी। तो आप ये भी नोट कर लेना, ये काम आएगी। और एक हाइपोथेसिस में जूलियन हक्सले की थी, तो वो बोलते थे कि सही समय पर सही व्यक्ति की ज़रूरत होती, तो वो सही बात की बात करते हैं जूलियन हक्सले, तो वो भी इम्पॉर्टेंट है। एक गैरेट की थी, तो उन्होंने नल हाइपोथेसिस की बात की थी। वो कहते हैं कि जब तक कोई निर्दोष ना साबित हो जाए तब तक हम उसको रिजेक्ट नहीं कर सकते, तो ये गैरेट की थी। तो मैंने, मुझे लग रहा है बहुत सारी डेफिनेशन बता दी। अगर आप नोट कर रहे होंगे तो ठीक है, नहीं कर रहे होंगे तो आपकी मर्जी। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य दुर्खीम द्वारा दी गई की व्याख्या के अनुरूप नहीं है। तो कौन सा नहीं है, गरीबी आत्महत्या से बचाती है क्योंकि वह स्वयं में अवरोधक है। इसकी बात उन्होंने की है। दुर्खीम ने उस लोकप्रिय धारणा का स्वीकार किया जो सैन्य आत्महत्या का कारण सैन्य जीवन की कठिनाई को मानती है। तो सैन्य जीवन की ही आत्महत्या और उन्हीं का कारण उन्हीं की कठिनाई को मानती है, तो इसकी बात उन्होंने शायद नहीं की है। उन्होंने बताया कि आत्महत्या केवल मात्र एक व्यक्तिगत कार्य नहीं बल्कि सामाजिक शक्तियों का उत्पाद है। तो बिल्कुल ये तो अच्छी बात करते ही है। उन्होंने पाया कि व्यक्तियों को उनके अपने संसाधनों पर छोड़ देने वाली शक्तियाँ जितनी दृढ़ होंगी समाज में आत्महत्या उतनी ही अधिक होगी। ये भी ठीक है। तो इस तरह से ऑप्शन 2 ही बचता है जो थोड़ा सा इनकरेक्ट लगता है, तो फिलहाल उसी को मान लिया जाता है, ऑप्शन 2 करेक्ट है। समाज के दबाव के कारण की गई आत्महत्या को क्या कहेंगे, तो जब हम सोसाइटी के दबाव के कारण करेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, वो हो जाएगी अल्टरिस्टिक। इगोस्टिक में तो सेल्फ को उसके चोट पहुंचती है, और एनोमिक में जब वो नहीं मानते हैं नोट्स वगैरह जब हो जाता है, फैटलिस्टिक में जब बहुत ज़्यादा दबाव होता है तब हो जाता है। नेक्स्ट है जब सामाजिक तथ्य व्यक्तिनिष्ठ नहीं होते हैं और हर तरफ से व्यक्ति के लिए बाहरी होते हैं, तो इनका व्यक्ति के व्यवहार पर पर्याप्त दबाव पड़ता है। तो सोशल फैक्ट की किस विशेषता को दर्शाता है, तो बाहरी होता है, दबाव पड़ता है, और ये किस कौन सी विशेषता को दर्शाता है, बाह्यता, अधिव्यक्तता, सार्वभौमिकता या बाध्यता। तो जब बाहरी है तो क्या हो जाएगा, बाध्य हो जाएंगे, तो फिर ये बाध्यता को दिखाते हैं, और ये दोनों ही उसकी विशेषताएं हैं। तो इसमें से ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से किसने समाज को एक अवयव के रूप में माना, तो अवयव के रूप में किसने माना है सोसाइटी को, डार्विन, कॉम्ट, वेबर, स्पेंसर। तो ये लोग तो वैसे भी नहीं होंगे, इन्हीं में से कोई होगा, तो ये हो जाएंगे स्पेंसर। सोसाइटी एज एन ऑर्गेनिज्म, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। रूल्स ऑफ सोशलॉजिकल मेथड में दिए गए उपागमों का यूज़ दुर्खीम ने अपनी किस पुस्तक में किया है, बहुत ही अंदर से पूछा। रूल्स ऑफ सोशलॉजिकल मेथड का यूज़ किस बुक में किया है, तब ये देखना है। तो उन्होंने किया है डिविजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, सुसाइड, प्रिमिटिव क्लासिफिकेशन, एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ। तो ये किया है उन्होंने सुसाइड में, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। मानव व्यवहार के अध्ययन के लिए मैक्स वेबर ने निम्न में से किस अवधारणा का यूज़ किया है, तो मानव व्यवहार का अध्ययन वो कैसे करते हैं, वेस्टर्न मेथड से करते हैं, उनके फीलिंग को समझने की कोशिश करते हैं,
तो इसीलिए वो वाज टू हैंड का यूज़ करते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मैक्स वेबर द्वारा निर्मित आदर्श प्रारूपों को कोजर ने कितने भागों में बांटा है? तो वैसे भी मैंने एडल्ट टाइप्स के टाइप्स को भी बताया, यहाँ पूछ रहा है कोजर ने कौन से 3 टाइप को बताया है, वो आपको बताना है। तो उन्होंने अच्छा कौन सा नहीं है, देखो इसी तरह क्वेश्चन गलत हो जाता है। मैं तो बता रही थी कौन से बताए हैं, लेकिन इसमें पूछ रहा कौन सा नहीं है। तो उन्होंने कौन कौन से टाइप्स बताए हैं पहले ये देख लेते हैं, फिर जो नहीं होगा वही आंसर हो जाएगा। तो उन्होंने हिस्टोरिकल की बात की है, उन्होंने रैशनल की बात की है और सोशल की बात की, लेकिन पॉलिटिकल की बात वो नहीं करते हैं। तो इस तरह से हमने देखा राजनीतिक घटनाओं पर बने जो आदर्श प्रारूप है उसकी बात कोजर नहीं करते हैं, तो वो नहीं होगा। लेकिन क्या क्या होगा वो भी लर्न करना पड़ेगा, हिस्टोरिकल, सोशल एंड रैशनल। तो हिस्टोरिकल, सोशल एंड रैशनल आपको ये 3 टाइप लर्न करने हैं। क्या पता अब ये पूछ ले कौन से हैं। ठीक है, नेक्स्ट, दुर्कheim के द्वारा निम्न में से कौन सी विशेषता सामाजिक तथ्य की नहीं बताई गई? पूरा पेपर ही नहीं पे बेस्ड है। कौन सी नहीं बताई गई सोशल फैक्ट की विशेषता? तो वे व्यक्ति से बाहर होते हैं, बताया है। उनके विशिष्ट सामाजिक लक्षण निर्धारित तत्व होते हैं। वे किसी व्यक्ति समूह की तुलना में अधिक स्थायी नहीं होते हैं। बस यहीं पे इन्होंने गलत कर दिया, नहीं पूछा था और इसमें भी नहीं मेंशन कर दिया। तो वो स्थायी होते हैं, उनके पास शक्तियों को बाध्य करने की शक्ति भी होती है। तो ऑप्शन सी सभी ने बहुत आसानी से देख लिया होगा। कौन सा वेबर के आइडियल टाइप का लक्षण नहीं है? आइडियल टाइप का भी लक्षण पूछ रहा, कौन सा नहीं है? तो आइडियल टाइप यथार्थ की स्थितियों में समानताएं और विचरण निश्चित करने की के लिए विश्लेषणात्मक निर्मित होते हैं। ये ना तो सांख्यिकीय औसत है, न ही प्राकल्पना होते हैं, ये भी ठीक है। ये समाज के नैतिक आदर्शों से संबंधित होते हैं, मॉरल की तो वो बात ही नहीं करते हैं, तो यहीं पे गलत हो जाएगा। ये अमूर्तता के स्तर के आधार पर 3 तरह के आदर्श टाइप होते हैं, जो अभी आपने वहाँ पे देखा। कौन कौन से? हिस्टोरिकल, सोशल और रैशनल। तो इस यही सब फ़ायदा होता है आपको प्रीवियस ईयर के पेपर लगाने से। और कौन सा नहीं था? पॉलिटिकल। निम्न में से कौन सा कथन सामाजिक आदर्शों और पूंजीवाद के बीच वेबर की द्वारा दी गई संबंध व्यवस्था के अनुरूप नहीं है? तो देख लेते हैं कौन सा उनके अनुरूप नहीं है। धार्मिक आदर्शों और पूंजीवाद के बीच वेबर द्वारा दी गई संबंध व्यवस्था की संपत्ति के निर्माण तथा अप्रबंधित व्यय ने पूंजी के पुनर्निवेश में मदद की। तो मदद कहाँ की थी? यही वाला सही नहीं है। लाभ कमाने की प्रोटेस्टेंटवादी व्याख्या पारंपरिक गतिविधियों का समर्थन करती है, ये तो सही है। प्रोटेस्टेंटवाद ने उत्पादन के मानकीकरण तथा विशेषीकृत श्रम विभाजन को प्रोत्साहित किया था। पश्चिमी पूंजीवाद की वृद्धि केवल प्रोटेस्टेंट नैतिकता पर निर्भर नहीं थी, ये भी सही है। तो ऑप्शन 1 ही इनकरेक्ट होगा। निम्न में से कौन सी आइडियल टाइप नौकरशाही की विशेषता नहीं है? तो आइडियल टाइप यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी की विशेषता पूछ रहा है, कौन सी नहीं है? कार्यालय जो होते हैं वह संस्थात्मक व्यवस्था में संगठित होते हैं। ब्यूरोक्रेसी तो मैंने आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ाया है, तो आपका कोई भी क्वेश्चन आइडियल वेबर से आने वाला तो कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। प्रत्येक कार्यालय के कुछ दायित्व होते हैं, उनको पूरा करने का राइट भी होता है। कार्यालय का नियमों से बंधा होता है, नियम नहीं बनाए जाते, खुद ही वो लिख देते हैं आंसर। बहुत ही सिंपल पेपर बनाया है, तो कोई नहीं भी करेगा तो भी कर लेगा आसानी से। तो नियम वहाँ बनाए जाते हैं, इसलिए ऑप्शन 4 इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है? हर क्वेश्चन में इन्होंने नहीं लगा के रखा है। पदार्थ चेतना की उपज है, ना कि चेतना पदार्थ की उपज है। तो ये तो दिया नहीं किसके अकॉर्डिंग एक बात पूछ रहा है, सही नहीं है। तो पदार्थ क्या होता है? चेतना की उपज होती है, ना कि चेतना पदार्थ की उपज होती है। तो इसी को सही नहीं मान लेते। द्वंद्ववाद निषेध के निषेध पर नियम पर आधारित, ये तो ठीक ही है। विकास सरल से जटिल की ओर जाएगा, मार्क्स ने द्वंद्व का विचार हीगल से लिया, ये भी सही। तो पदार्थ चेतना की उपज है, ना कि चेतना पदार्थ की उपज है, ये वाला सही नहीं है। ऑप्शन 1 इनकरेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सी स्थिति कार्ल मार्क्स की दृष्टि में वर्ग निर्माण करने के लिए जरूरी नहीं है? लो, कौन सी स्थिति ऐसी है जो वर्ग निर्माण के लिए ज़रूरी नहीं है? और मैंने आपको कार्ल मार्क्स में बहुत अच्छे से बताया था कि क्लास फॉर्मेशन के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हैं क्या ज़रूरी नहीं है। तो उन्होंने किसकी बात की है? सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है वो है वर्ग चेतना में वृद्धि। जब तक ये नहीं होगा क्लास बनेगा ही नहीं।
उनके बीच में जो कम्युनिकेशन वो भी ज़रूरी है। भौतिक केंद्रीकरण भी ज़रूरी है, लेकिन विज्ञान और तकनीकी इतना ज़रूरी नहीं है, तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। स्वयं में वर्ग और स्वयं के लिए वर्ग, ये तो इतना सिंपल पूछ लिया, किसने बताया? मैं आपको बता भी चुकी हूँ ये क्या होता है, ये क्या होता है। अगर आप वेबर का कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी मार्क्स का देखेंगे तो वहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो ये किसने बताया, ये तो पता है, ये मार्क्स ने बताया। ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। पूंजीवाद की भावना किस पर आधारित है? पूंजीवाद की भावना आधारित है तर्कसंगत आर्थिक कार्य के नए तरीकों को अपनाने से, अनुच्छनता या फिर कर्मचारियों से निजी संबंध, कम काम और अधिक वेतन। तो ये हो जाएगा तर्कसंगत अधिक कार्य, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मार्क्स ने अपनी किस बुक में हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म की बात की? तो मार्क्स की बुक्स ज़रूर पूछी जाती हैं, किस में उन्होंने क्या बात की है। तो जब बात होगी ऐतिहासिक भौतिकवाद की, तो वो किस में बात करते हैं? वो बात करते हैं वो जर्मन आइडियोलॉजी में। हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म की बात उन्होंने की जर्मन आइडियोलॉजी में, तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मार्क्स के अनुसार समाज की प्रकृति निर्भर करती है। मार्क्स के अनुसार समाज की प्रकृति किस पर निर्भर करती है? आपको पता होगा ऑब्वियसली, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। सबसे पहले क्या आएगा? मोड ऑफ प्रोडक्शन, फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन या रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन। तो ये सारी चीज़ें तो इसके अंदर आती हैं। मोड ऑफ प्रोडक्शन, ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्पादन का तरीका, निम्न में से कौन उत्तर आधुनिकतावादी विचारक नहीं है? पोस्ट मॉडर्निस्ट थिंकर कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। तो डेरिडा तो पोस्ट मॉडर्निस्ट थिंकर है, फूको भी है, हालांकि स्ट्रक्चरिस्ट भी है। बोडिलार्ड तो पोस्ट मॉडर्निस्ट ही है, लेकिन लिचबेक जो है वो पोस्ट मॉडर्निस्ट नहीं है, तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। कौन सा कथन सही है, ये आपको देखना है। तो उत्पादन की शक्तियाँ और संबंध समाज की मूल संरचना अर्थात आर्थिक संरचना बनाते हैं, बिल्कुल सही। और जिस पर कानूनी और राजनीतिक अधिसंरचनाएं विकसित होती हैं, ये तो बिल्कुल सही, कार्ल मार्क्स का है। अधिसंरचनाएं क्या होती हैं, यानी सुपर स्ट्रक्चर और सब स्ट्रक्चर पूछा है। तो सुपर स्ट्रक्चर क्या होता है? राजनैतिक, कानूनी, धार्मिक, राजनीतिक अन्य संस्थाएं आर्थिक आधार पर निर्भर करती हैं, लेकिन वे एक दूसरे के प्रति और आर्थिक आधार के प्रति भी प्रतिक्रिया करती हैं। ये भी बिल्कुल सही है, तो दोनों ही सही है। दोनों ही किसमें सही है? ऑप्शन 3 है, तो ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन आधुनिकीकरण से संबंधित नहीं है? मॉडर्नाइजेशन से संबंधित नहीं है। कौन सा? कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था क्या मॉडर्नाइजेशन से संबंधित है? नो। रैशनलाइजेशन तो मॉडर्नाइजेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स ही होती है। अचीवमेंट ओरिएंटेशन होता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन होता है, तो ये सारी ही चीज़ें मॉडर्नाइजेशन से संबंधित है। एग्रीकल्चर इकोनॉमी की उसमें बात नहीं होती, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। एम.एन. श्रीनिवास द्वारा वर्णित संस्कृतिकरण की विशेषताएं निम्नवत हैं, इनमें से कौन सी विशेषता सम्मिलित नहीं है? तो कौन सी सम्मिलित नहीं है? संस्कृतिकरण केवल हिंदुओं जातियों तक ही सीमित नहीं है, तो केवल हिंदुओं में ही संस्कृतिकरण नहीं होता है, ये तो ठीक है। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया का एक कार्य धर्मनिरपेक्ष और धार्मिक स्थिति के बीच खाई को बांटना था, बिल्कुल सही। यह प्रक्रिया केवल पद मूलक परिवर्तन लाती है, ये भी सही है, पोजिशनल चेंज ही लाती है। जब सारे ही सही हैं तो ऑब्वियसली यही नहीं सही होगा। जब एक जाति धर्मनिरपेक्ष शक्ति अर्जित करती है तो उसके लिए उच्च परिस्थिति के परंपरागत प्रतीक जैसे प्रथाएं, अनुष्ठान, जीवन शैली आदि को अपनाना आवश्यक नहीं होता, और इसमें भी इन्होंने नहीं लिखते। तो आवश्यक होता है, नहीं होता है नहीं है, इसलिए ये वाला सही नहीं है, तो ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, पेपर बहुत ही अच्छा, बहुत ही सिंपल बनाता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट है, वैश्वीकरण द्वंद्वात्मक है, जिसके सकारात्मक नकारात्मक दोनों प्रकार के परिणाम होते हैं। निम्न में से कौन सा द्विआधारी वैधता के अनुसार नहीं है, यानी कौन सा बाइनरी डुअलिटी नहीं है, वो आपको देखना है। चलिए देख लेते हैं। इसमें इन्होंने यूनिवर्सलाइजेशन वर्सेस पैरिकुलाइजेशन की बात की है। होमोजिलाइजेशन वर्सेस डिफरेंशिएशन भी होता है, लेकिन सेंट्रलाइजेशन वर्सेस जुस्टापोजिशन ये नहीं होता है। केंद्रीकरण बनाम सान्निध्यता की कोई बात नहीं। एकीकरण बनाम विखंडन भी होता है। इंटीग्रेशन वर्सेस फ्रेगमेंटेशन, ये तो आप भी कर सकते हैं बहुत आसानी से, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कर लेते हैं। जेम्सन ने उत्तर आधुनिक संस्कृति को पूंजीवाद से जोड़ा। चलिए इसको कर लेते हैं। जेम्सन ने उत्तर
आधुनिक संस्कृति को पूंजीवाद से जोड़ा। तो किस पूंजीवाद से जोड़ा है ये आपको करना है, मार्केट, मोनोपोली, इंपीरियलिस्ट या मल्टीनेशनल। ये बहुत ही डिफरेंट क्वेश्चन है, इन्होंने मल्टीनेशनल कैप से जोड़ा है उत्तर आधुनिक संस्कृति को। तो ऑप्शन 4 करेक्ट है। डिकंस्ट्रक्शन का कॉन्सेप्ट किसका है? डिकंस्ट्रक्शन तो आपको पता ही है, कॉन्सेप्ट डेरिडा का है। तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। कौन श्रीनिवास के अनुसार संस्कृतिकरण की विशेषता नहीं है? तो संस्कृतिकरण की विशेषता कौन सी नहीं है? डोमिनेंट कास्ट इसमें होता है और इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पावर भी होता है। 2 वे प्रोसेस तो इन्होंने बोला ही है, ये कहीं पूछा भी गया था किसने 2 वे प्रोसेस बोला है डेफिनेशन में, तो उसमें भी श्रीनिवास थे। तो हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी संस्कृतिकरण की विशेषता नहीं है। ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्षैतिज गतिशीलता नहीं होगी। नेक्स्ट है, किसने स्वयं को मार्क्सियोलॉजिस्ट कहलाना पसंद किया? तो वो हैं आपके टीपी मुखर्जी। ऑप्शन 4। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमीकरण का लक्षण नहीं है? वेस्टर्नाइजेशन का कौन सा लक्षण नहीं है ये ढूंढना है। तो नैतिक दृष्टि से तटस्थ होते हैं, व्यापक, जटिल और बहुस्तरीय प्रक्रिया होती है, मानवतावाद और राष्ट्रवाद को अपने में सम्मिलित नहीं करता है, तो सम्मिलित करता है, इसीलिए ये वाला नहीं होगा। इसमें धर्मनिरपेक्ष शामिल होता है। इन्होंने बहुत अच्छा बनाया है, यहाँ भी नहीं करता है और यहाँ भी नहीं करता है, खुद ही दिखा देता है वो आंसर कौन सा करेक्ट है। तो बहुत ही सिंपल पेपर बना, अच्छा लगा इसको करके। भारत में समाज के प्रमुख विज्ञान की अवधारणा कौन सी है? मास्टर साइंस ऑफ सोसाइटी की बात किसने की? तो हम ऑलरेडी आपको बता भी चुके हैं, राधा कमल मुखर्जी पढ़ा भी चुके हैं। और मास्टर साइंस ऑफ सोसाइटी की बात करते हैं राधा कमल मुखर्जी। ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। भारतीय समाजशास्त्र में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य घुरिये द्वारा नहीं कहा जाता है? तो घुरिये के द्वारा कौन सा नहीं है? तो एथनोग्राफी, कास्ट एंड ट्राइब है, रूरल अर्बनाइजेशन है, सोशल टेंशन एंड इंडियन आर्ट भी है। तो सोशल स्ट्रक्चर्स ऑफ वैल्यूज तो आप जानते ही हैं, इनकी नहीं राधा कमल मुखर्जी। तो ऑप्शन 4 ही करेक्ट हो जाएगा। जब संप्रेषण किसी नियोजित चैनल के बिना प्रवाहित होता है, जब कोई भी कम्युनिकेशन किसी चैनल के बिना ही होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं चेन कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन या फिर ग्रेपिनी कम्युनिकेशन। तो उसको हम कहते हैं ग्रेपेवाइन कम्युनिकेशन। तो ये हमारा हो जाएगा। इसमें हम कोई भी चैनल पैरल जो होता है उसकी बात हम नहीं करते हैं, कोई भी नियोजित चैनल के बिना प्रवाहित कम्युनिकेशन है उसको हम कहते हैं ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन। ओके, ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन हाँ थोड़ा यूनिक है, ये नहीं पूछा गया, तो आप याद रखना है जो भी बिना किसी प्लान के होगा कम्युनिकेशन, चैनल के प्लान के बिना, तो उसे हम कहेंगे ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन। ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है मैचिंग है, अब जाके मैचिंग वाली बुक्स मिली हो तो मैच करते हैं। कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन बुक किसकी है? घुरिये की है। कास्ट, क्लास एंड पावर किसकी है? बेद्रे की है। कास्ट प्राइड बुक किसकी है? मनोज मित्ता की है। कास्ट एंड नेचर बुक किसकी है? मुकुल शर्मा की। ये सारी की सारी बुक्स हम आपको बता चुके हैं और इसमें से कोई भी ऐसी बुक नहीं है जो मैंने आपको अपनी बुक वाली प्लेलिस्ट में ना बताया हो। यूनिक ट्रिक के साथ भी बताई थी और आज आपको उसका बेनिफिट भी देखने को मिल गया। आपने बहुत अच्छे से देखा कि वहाँ से लर्न करने के बाद कितना बेनिफिट हो रहा है आपको। तो कास्ट क्लास घुरिये से मिला दीजिए। ऑप्शन 1 में 2 2 में है, 2 में 3 भी 2 में है और 3 में 4, सी में 4 किसी में भी नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका कास्ट प्राइड मनोज मित्ता, कास्ट एंड नेचर मुकुल शर्मा। तो ये 2 बुक्स नहीं है। अगर आपको अभी भी लर्न नहीं हो तो इनको लर्न कर लेना। तो इस तरह से ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है शिक्षण के अग्रिम संगठन प्रतिमान का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य जो होता है वो क्या होता है? पूर्व ज्ञान का मूल्यांकन तो मुख्य उद्देश्य नहीं होता है। एक संज्ञानात्मक मानचित्रण प्रदान करना जो विद्यार्थियों को उनकी सामग्री से जोड़ने और याद करने में मदद करे। तो मेन तो यही होगा, एक मानचित्र बनाएं जो विद्यार्थियों को उनकी सामग्री से जोड़ने और याद करने में मदद करे। तो ऑप्शन 2 ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी अप्रेक्षित द्विआयामी शिक्षण सहायक सामग्री है? तो कौन सी है वो हमें देखना है।
ट्रांसपेरेंसीज तो होती है, पोस्टर्स, चार्ट्स, स्लाइड, मैप। तो इसमें से हमको देखना है क्या क्या होता है। तो पोस्टर्स तो होता है, या फिर चार्ट्स होता है, या स्लाइड होता है, या मैप होता है, ये हमें देखना है। और ये जो क्वेश्चन है वो है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड से। तो ये टीचिंग के लिए ठीक है, बाकी जिनमें टीचिंग का नहीं आना है उसको आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल देख लेते हैं क्या पूछ रहा है क्वेश्चन। यहाँ पे पूछ रहा है नॉन प्रोजेक्टेड, मैंने ध्यान दिया प्रोजेक्टेड, तो नॉन प्रोजेक्टेड पूछ रहा है 2 डायमेंशन ऑफ टीचिंग। कभी कभी हिंदी में दिक्कत हो जाती है तो इंग्लिश में देख लेना चाहिए। तो नॉन प्रोजेक्टेड में क्या क्या आएगा, पोस्टर्स आएंगे, चार्ट आएंगे और आपके मैप आएंगे, ये सब तो उसमें आ जाएंगे प्रोजेक्टेड में, ठीक है, स्लाइड वगैरह। तो इस वजह से थोड़ा सा मेरा ध्यान डाइवर्ट हो गया था। तो BCE हो जाएगा, ऑप्शन 4 हो जाएगा, ये सारे आ जाएंगे नॉन प्रोजेक्टेड में। ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है नेक्स्ट कर लेते हैं, प्रतिमानों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो अगर आप टीचिंग वाला पोर्शन तब करें जब अगर आप जो भी तैयारी कर रहे हैं, अगर उसमें टीचिंग का सिलेबस है तो आप उसको कर लीजिए। जैसे हायर एजुकेशन में तो है तो फ़ायदा पहुँचाएगा, अगर जिसमें नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो शिक्षण प्रतिमानों से संबंधित कौन सा कथन सही है वो आपको देखना है। तो देख लेते हैं। अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमानों द्वारा व्यक्तिगत क्षमताओं का विकास एवं सिद्धांतों का बोध कराया जाता है, या केवल प्रशिक्षण प्रतिमान द्वारा प्रत्यय एवं तथ्यों का अवबोध एवं ज्ञानात्मक पक्ष का विकास किया जाता है। संप्रत्यय उपलब्धि प्रतिमान प्राथमिक रूप से आगमन तर्क एवं अवधारणा के विकास के लिए उपयोगी है, या फिर सूचना प्रक्रिया प्रतिमान का विकास कार्ल रोजर द्वारा किया गया। तो इसमें ऑप्शन 3 जो है वो करेक्ट है। संप्रत्यय उपलब्धि प्रतिमान प्राथमिक रूप से आगमन तर्क के एवं अवधारणा के विकास के लिए उपयोगी है। नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर उपागम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। यहाँ सॉफ्टवेयर के बारे में पूछ लिया कौन सा गलत है। तो यह प्रकृति में मूर्त होता है, तो मूर्त नहीं होता है, अमूर्त होता है, तो यही कथन गलत है। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सरल हार्डवेयर है जिसकी सहायता से अपारदर्शी वस्तुओं को स्क्रीन पर दिखाया जाता है। तो स्क्रीन पर हम किसको दिखाते हैं, एपडायस्कोप है, उसको हम दिखाते हैं। ये एक सरल हार्डवेयर है जिसकी सहायता से हम अपारदर्शी वस्तुओं को भी स्क्रीन पर दिखाते हैं, एपडायस्कोप। ओके, तो ये भी अलग है, इसको लर्न कर लेना। ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। सहकारी अधिगम की समूह अन्वेषण विधि के चरण नीचे दिए गए हैं, वो आपको बताने हैं उसमें से कौन सा ठीक है, कौन सा क्रम सही है। तो सबसे पहले क्या होगा इसमें, सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो किसी भी समस्या का चयन करेंगे, उसके बाद उसके प्लानिंग की योजना बनाएंगे, तो नंबर 2 पे ये हो जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, जो भी डेटा कलेक्शन होगा वो करेंगे, उसके बाद ही आप उसका एनालिसिस करेंगे और फिर आप क्या करेंगे, उसको प्रेजेंट करेंगे। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन पूछा गया था हायर एजुकेशन में, जिसमें कुछ लोगों ने अभी शायद क्वेरी भी की हो, क्योंकि कुछ ने कुछ का आंसर गलत हो गया है। तो इस तरह से हम इसमें देख लेते हैं कौन सा मैच हो रहा है। पहले तो आ जाएगा बी तो सब में पहले दे रखा है, फिर आ जाएगा ए और वो दे रखा है 2 में, फिर आ जाएगा सी, तो हमारा आंसर हो जाएगा 4, क्योंकि प्रेजेंटेशन तो हम लास्ट में ही करते हैं और सबसे पहले हम प्लान करते हैं। तो अगर हम ऐसे भी याद रखेंगे तो भी हमारा आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन 4। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर सहायक अधिगम का लाभ है। तो कंप्यूटर सहायक अधिगम का लाभ क्या होता है, सेल्फ डायरेक्टिव लर्निंग होती है, यही उसका लाभ होता है। ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, कंप्यूटर सहायक अधिगम की ड्रिल विधि के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है पूछ रहा है, तो ये हमें देखना है। तो कमजोरियों को दूर करने के लिए अभ्यासों के पैटर्न को अपनाता है, ये तो ठीक है। सीखने की गति अधिगमकर्ता द्वारा नियंत्रित होती है, ये भी ठीक है। इसमें प्रतिपुष्टि का प्रावधान है, ये भी ठीक है। अभ्यास प्रश्न उसी समय बनाए जाते हैं, तो ये ठीक नहीं है। ड्रिल मेथड में ऐसा नहीं होता है, उसी समय नहीं बनाए जाते हैं। ऑप्शन
4 जो है वो सही नहीं होगा। प्रणाली उपागम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? अब यहाँ पे गलत देखना है आपको। यह प्रयासों को सफल बनाने के लिए शैक्षिक उपकरण है, सही है। इसकी प्रकृति समग्र है, ये भी ठीक है। यह स्वयं सुधार योग्य भी होता है। तार्किक, व्यवस्थित और कठोर है, तो तार्किक, व्यवस्थित और कठोर नहीं होता, ऑप्शन डी आपका गलत है। योगेंद्र सिंह ने समाज के अध्ययन के लिए किस दृष्टि का यूज़ नहीं किया? तो उन्होंने किस दृष्टि का यूज़ नहीं किया है? उन्होंने नहीं किया है फंक्शनल अप्रोच, आइडियोलॉजिकल, कल्चरल, स्ट्रक्चरल। तो इन सब का तो उन्होंने यूज़ किया है, लेकिन फंक्शनल अप्रोच का यूज़ नहीं किया, तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, इंडियन सोशलॉजिकल सोसाइटी के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? तो फाउंडर प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन सोशलॉजिकल सोसाइटी कौन थे? ये थे GS घुरे, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन समन्वयात्मक संप्रदाय का समर्थक नहीं है, पूछ रहा है। तो समन्वयात्मक का समर्थक कौन नहीं है? हाव, सोरोकिन, दुर्खीम, ये सब उसके समर्थक है, लेकिन वीरकांत उसके समर्थक नहीं है, तो आपका ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि सिंथेटिक का पूछ रहा है, तो ये इसमें नहीं आते हैं, वो दूसरे में आते हैं, फॉर्मल में। नेक्स्ट है, समाजशास्त्र का पहला विभाग 1919 में किस विश्वविद्यालय में खुला? ये तो आपको बहुत आसानी से पता है। तो जो पहला खुला वो कहाँ पे खुला है? कलकत्ता यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी या बॉम्बे यूनिवर्सिटी? तो बॉम्बे यूनिवर्सिटी में ही खुला है, तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का विज्ञान है, हम आपको बता भी चुके हैं अपनी डेफिनेशन वाली बुक प्लेलिस्ट में, और आपको भी पता होगा। जब ग्रुप की बात होगी तो आंसर हो जाएगा जॉनसन, तो ऑप्शन 2 करेक्ट है। PGT के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। कौन सी बुक घुरिये द्वारा नहीं लिखी गई? तो कौन सी बुक नहीं लिखी गई घुरिये द्वारा? तो सिटीजन सिविलाइजेशन बुक तो घुरिये की है, गॉड्स एंड मैन भी है, सोशल टेंशन भी है, लेकिन सोशल इकोलॉजी इनकी बुक नहीं है। सोशल इकोलॉजी बुक मुखर्जी की है। ओके, आपको भी पता होगा। नेक्स्ट, राधा कमल मुखर्जी। नेक्स्ट है, निम्न में से इतिहास के विश्लेषण के लिए कौन सबाल्टर्न अध्ययन का यूज़ करता है? सबाल्टर्न पर्सपेक्टिव किसने यूज़ किया है? योगेंद्र सिंह, IP देसाई, रणजीत गुहा या सुरजीत सिन्हा? तो सबाल्टर्न पर्सपेक्टिव सभी को पता है, रणजीत गुहा। कौन सा विषय समाजशास्त्र की जुड़वा बहन है? तो जुड़वा बहन कौन सा विषय है? वो है सोशल एंथ्रोपोलॉजी, ऑप्शन 1 करेक्ट। हाइपर रियलिटी की बात कौन करता है? पोस्ट मॉडर्न में हाइपर रियलिटी की बात करते हैं बॉडीलार्ड, ऑप्शन 4 करेक्ट। फोक सोसाइटी एंड पीजन सोसाइटी कॉन्सेप्ट किसका है? फोक सोसाइटी एंड पीजन सोसाइटी की बात किसने की? वो की है रेडफील्ड ने। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछे गए। समाज मनुष्य तक ही सीमित नहीं है, ये किसने कहा है? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल है, मैकाइवरम पेज ने कहा है। सोसाइटी इज़ नॉट कन्फाइंड टू ओनली मैन। इनमें से कौन सा कथन गलत है? यहाँ पे गलत ढूंढना है हमें। तो समाजशास्त्र मानव समाज की आधारभूत विशेषताओं का अध्ययन करता है। समाजशास्त्र व्यक्ति के सभी प्रकार के व्यवहारों का अध्ययन करता है। यहाँ पे चुपचाप उसने लिख दिया सभी प्रकार के, तो सभी प्रकार के व्यवहारों का अध्ययन समाजशास्त्र नहीं करता है, वो तो साइकोलॉजी करता होगा। तो इस तरह से ये वाला हो जाएगा गलत। समाजशास्त्र व्यक्ति के सामाजिक व्यवहार का अध्ययन करता है, सभी प्रकार का नहीं। समाजशास्त्र समाज में व्याप्त सामान्य नियमों का अध्ययन करता है, तो ये सब सही हो जाएंगे, लेकिन ऑप्शन 2 हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन समुदाय की विशेषता नहीं है? पूरा पेपर नहीं पे बेस्ड रहा, नहीं है समुदाय की विशेषता। स्थानीयता तो होती है, वी फीलिंग होती है, कॉमन फीलिंग होती है। ऑप्शनल मेंबरशिप किस में होती है? इसमें नहीं है, कम्युनिटी में नहीं होती है, वो तो आपकी एसोसिएशन में होती है, तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। समुदाय कुछ अंशों में हम की भावना वाला सामाजिक समूह, ये डेफिनेशन भी मैंने बताई थी। बताइए किसमें उसमें की पॉइंट आपको बताया था कि कम्युनिटी की डेफिनेशन आएगी तो उसमें क्या रहेगा? वी फीलिंग, और यहाँ पे कीवर्ड भी दे रखा है उन्होंने वी फीलिंग। बताइए
कम्युनिटी के डेफिनेशन में किसने वी फीलिंग की बात की। मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया, अगर आपने डेफिनेशन अच्छे से देखी होगी तो आपको सिर्फ एक की वर्ड की ज़रूरत थी, आंसर आपके सामने है। और ये कहा है बोगार्ट्स ने। बोगार्ट्स जब बात करते हैं कम्युनिटी की तो उसमें उन्होंने वी फीलिंग की वर्ड अपना रखा है। समुदाय में हम की भावना वाला सामाजिक समूह है और इसमें निश्चित क्षेत्र में रहता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सी जनजाति समुदाय की विशेषता नहीं है। तो ट्राइबल ग्रुप की क्या क्या विशेषताएं होंगी। एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होगा, सामान्य भूभाग होगा और सामान्य कल्चर होगी, कॉमन कल्चर होगी, कॉमन टेरिटरी होगी, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होगा लेकिन बहिर्विवाह नहीं होगा, उसमें अंतर्विवाह होगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये उसकी विशेषता नहीं है। नेक्स्ट है द रिमेंबर्ड विलेज बुक किसकी है। तो रिमेंबर्ड विलेज बुक है श्रीनिवास की, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। समीरपेट गांव के अध्ययन पर आधारित एस.सी. दुबे की बुक कौन सी है। तो समीरपेट जो गांव पे अध्ययन उन्होंने किया है वो उनकी बुक है इंडियन विलेज, तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। पोस्ट मॉडर्न पर्सपेक्टिव ऑन इंडियन सोसाइटी, ये बुक किसकी है। पोस्ट मॉडर्न पर्सपेक्टिव ऑन इंडियन सोसाइटी, हम ये बुक भी आपको लर्न करा चुके हैं अपनी बुक वाली प्लेलिस्ट में, तो ये बुक है हमारे एस.एल. दोशी की, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है लोनली क्राउड बुक किसकी है। लोनली क्राउड बुक जो है वो है हॉमन्स, मॉरिस, पार्सन्स या फिर रिचमैन, तो रिचमैन की है लोनली क्राउड, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा और पीजीटी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है हम की भावना के आधार पे सामाजिक समूह का वर्गीकरण किसने किया। तो हम के आधार पे वी फीलिंग के आधार पर सामाजिक समूह का वर्गीकरण किसने किया। समनर, मैकाइवर, मार्टन, दुबे। समनर ने, क्योंकि वो वी फीलिंग मतलब वी ग्रुप और दे ग्रुप की बात करते हैं, हम समूह और वे समूह की बात करते हैं, तो उसी को उन्होंने दूसरी तरह से पूछ लिया है। हम की भावना के आधार पर किसने सामाजिक समूह को बांटा है, तो ये आपका हो जाएगा समनर। जब आप ध्यान से क्वेश्चन करेंगे तो बहुत आसानी से फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट हमारा है संदर्भ समूह से संबंधित है। संदर्भ समूह से कौन संबंधित है। तो संदर्भ समूह से संबंधित है मर्टन, डेविस, ग्रीन, पूरे। तो संदर्भ समूह से वैसे तो अभी यहाँ पे ये लोग और कोई नहीं दिख रहे हैं, मर्टन ही दिख रहे हैं। वैसे तो इन्होंने पॉजिटिव नेगेटिव जो रेफरेंस ग्रुप है उसमें इंडिविजुअल की बात की है, पॉजिटिव नेगेटिव रेफरेंस इंडिविजुअल की बात की है, ना कि ग्रुप की। अगर ग्रुप देखेंगे तो उनका है वो म्यूचुअली सस्टेनिंग और कॉन्फ्लिक्ट ग्रुप, यानी उन्होंने परस्पर संपर्क युक्त और संघर्ष की उन्होंने बात की है अगर मर्टन की ग्रुप की बात देखें तो। और पॉजिटिव नेगेटिव अगर रेफरेंस ग्रुप की बात होगी, पॉजिटिव नेगेटिव अगर रेफरेंस ग्रुप की बात होगी, यहाँ पे ग्रुप होगा तो आपका आंसर हो जाएगा न्यू कॉम, ना कि मर्टन। तो बहुत ही ध्यान रखना है, अगर पॉजिटिव नेगेटिव रेफरेंस इंडिविजुअल है तो मर्टन आंसर रहेगा, लेकिन अगर पॉजिटिव नेगेटिव रेफरेंस ग्रुप है, यहाँ रेफरेंस ही रहेगा दोनों में। अगर ग्रुप है तो न्यू कॉम, अगर इंडिविजुअल है तो मर्टन। और ये क्वेश्चन आई थिंक इसके पहले मैं कौन सा पेपर करा रही थी, काफ़ी दिनों के बाद पहले की बात है, उसमें ये पूछा गया था, कोई सेट का पेपर था तो उसमें पॉजिटिव नेगेटिव रेफरेंस ग्रुप पूछा गया था, तो उसमें न्यूकॉम और मर्टन दोनों ही ऑप्शन थे, तो उसमें कन्फ्यूज़न हो सकता था अगर आप ध्यान से नहीं देखते तो मर्टन तब होंगे जब इंडिविजुअल रहेगा, मैं बार बार फोकस कर रही हूँ। न्यूकॉम तब रहेंगे जब ग्रुप रहेगा। अगर आपको मर्टन का समूह के टाइप देखने हैं तो आप देखेंगे संपर्क युक्त और संघर्षरत। ठीक है, क्लियर हो गया, अब गलत नहीं करना। और ऑटो क्लाइनबर्ग का कौन सा है, उनका काल्पनिक समूह की बात वो करते हैं। तो बहुत कुछ मैंने बता दिया। निम्नलिखित में से कौन से परिवार का प्रकार बर्गस और लॉक ने दिया है। तो बर्गस एंड लॉक तो सिंपली एक ही तरह के परिवार की बात करते हैं और वो है संस्थात्मक और सहचारिता, इंस्टीट्यूशनल एंड कंपेनियनशिप की बात करते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किसने अपनी बुक द कमिंग वर्ड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में कहा कि परिवार विलुप्त होने के कगार पे है। ये डेफिनेशन ज़्यादा पूछी नहीं गई, लेकिन हाँ बुक्स में मेंशन है, मिल जाएगी। तो कमिंग ऑफ वर्ड ट्रांसफॉर्मेशन आपको बुक याद करनी है, किसकी है, कमिंग ऑफ वर्ड ट्रांसफॉर्मेशन बुक। और किसने कहा कि परिवार विलुप्त होने की कगार पर है, टॉफलर, लुंडबर्ग या डेविस या फिर विलियम।
ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहा, ज़्यादा आया हुआ नहीं है। तो आपको बुक लर्न करनी है सबसे पहले तो द कमिंग वर्ड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो बुक किसकी है, वो बुक है फर्डिनेंड रुडबर्ग की। और इसमें इन्होंने कहा क्योंकि जो वर्ड आ रहा है, ट्रांसफॉर्म हो रहा है, उसमें परिवार क्या है, विलुप्त होने की कगार पर है। अब ऐसे याद करेंगे ना, तो याद करेंगे। लुडबर्ग जनरलाइजेशन की बात करते हैं। उन्होंने जनरलाइजेशन के आधार पर बताया जो कमिंग वर्ड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है उसमें परिवार विलुप्त होने की कगार पर। मैंने इसलिए इतना फोकस कर दिया कि आपको लर्न हो जाए, क्योंकि नई है ना, तो ये अभी पूछी नहीं गई है। हालांकि बुक्स में तो है, लेकिन और भी ये बुक भी मैं आपको लर्न करा चुकी हूँ, लेकिन आपको ध्यान नहीं हो कि मैंने बताया है ये वाली बुक। तो बुक तो लर्न कराई है। अब ये कोटेशन भी बुक में है, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया होगा तो याद नहीं होगा। पर अब नहीं भूलना है, विलुप्त होने की कगार पर है। फैमिली का कोई रोल ही नहीं, आप अपने काम खुद ही कर लेते हो, सिर्फ सोने के लिए घर पे जाते हो, बहुत ज़्यादा कोई मतलब नहीं है, अपने फ़ोन में बिजी रहते हो। ये सब कौन बताया, लुडबर्ग ने बताया। ठीक है, ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किसने समता की चेतना, सामाजिक अंतःक्रिया, सामाजिक संगठन को सामाजिक समूह की विशेषताओं के रूप में पहचाना। समता की सामाजिक अंतःक्रिया, सामाजिक संगठन को सामाजिक समूह की विशेषताओं के रूप में पहचाना। तो यहाँ सोशल ग्रुप की करेक्टरिस्टिक्स पूछ रहा है। उसमें 3 करेक्टरिस्टिक्स बता रहा है, कॉन्शियसनेस ऑफ काइंड, सोशल इंटरैक्शन एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये 3 विशेषताएं पूछ रहा है। विशेषताएं, अगर ये 3 विशेषताएं सोशल ग्रुप की किसने बताई, तो ये 3 विशेषताएं सोशल ग्रुप की बताई हैं बीर स्ट्रीट ने। और बीर स्ट्रीट ने सोशल ग्रुप को बांटा कितने टाइप्स में है, तो वो उन्होंने बांटा है 4 टाइप्स में। और ये 4 टाइप्स हैं कौन कौन से, जिसमें वो बात करते हैं स्टैटिस्टिकल ग्रुप की और सोसाइटल ग्रुप की और सोशल ग्रुप की और एसोसिएशनल ग्रुप की। तो इनकी ये 4 ग्रुप के टाइप्स बताते हैं, जिसमें सांख्यिकी समूह, समजातीय समूह और सामाजिक समूह और सहचारी समूह के बारे में बात करी। तो टाइप्स उन्होंने 4 बताए हैं, लेकिन करेक्टरिस्टिक्स उन्होंने 3 बताई हैं, जिसमें उन्होंने बताया कॉन्शियसनेस ऑफ काइंड, सोशल इंटरैक्शन एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन। ये बहुत ही अलग क्वेश्चन पूछा गया, डिफरेंट पूछा गया। हालांकि इम्पोर्टेंट तो था, लेकिन ज़्यादा आया नहीं था। टाइप्स तो पूछे जा चुके हैं बहुत बार, पर करेक्टरिस्टिक्स ज़्यादा नहीं पूछी गई हैं। तो इनको लर्न कर लेना आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। अगर करेक्टरिस्टिक्स पूछेगा तो 3 है, यही करेक्टरिस्टिक्स उन्होंने बताई हैं, कॉन्शियसनेस ऑफ काइंड, सोशल इंटरैक्शन और सोशल ऑर्गेनाइजेशन। किसने, बीर स्ट्रीट ने। और टाइप्स कितने बताए, 4, स्टैटिस्टिकल, सोसाइटल, सोशल एंड एसोसिएशनल। तो आपको बहुत ही अच्छे से लर्न हो जाएगा और कोई भी दिक्कत नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, मॉर्गन के अनुसार परिवार कितनी अवस्थाओं से होकर गुजरा है। तो मॉर्गन के अनुसार जो परिवार गुजरा है वो 3, 4, 2, 5 अवस्थाओं से होकर गुजरा है। तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। नेक्स्ट है, एनिमिज्म का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित है। तो एनिमिज्म का सिद्धांत जो है वो किसने दिया, दुर्खीम, मुलर, टायलर, फ्रेजर। तो वो दिया है एनिमिज्म का सिद्धांत टायलर ने। नेक्स्ट है, हिंदू व्यू ऑफ लाइफ बुक किसकी है। हिंदू व्यू ऑफ लाइफ जो बुक है वो है एस राधाकृष्णन की। तो ऑप्शन 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा बहिर्विवाह का स्वरूप नहीं है। बहिर्विवाह का स्वरूप पूछ रहा नहीं है, तो इसमें क्लास एक्सोगामी या पिंड या गोत्र या विलेज। तो ये सब तो होते ही हैं, लेकिन क्लास एक्सोगामी कोई बहिर्विवाह का टाइप नहीं है। तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, कौन सा विवाह का उद्देश्य नहीं है। कौन सा विवाह का उद्देश्य नहीं है, तो यौन संतुष्टि तो है, प्रजनन भी है, बच्चों का पालन पोषण भी है, लेकिन संन्यास उसमें नहीं आएगा। तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, PCMA 2000 की किस धारा के तहत बाल विवाह करवाना एक संज्ञेय और गैर जमानती अपराध है। तो कौन सी धारा के अकॉर्डिंग है, तो ये है धारा 9 के अकॉर्डिंग, PCMA 2006। ठीक है, तो ये भी आपको लर्न करना है, PCMA 2006 और उसकी धारा 9 के तहत बाल विवाह करवाना एक गैर जमानती अपराध है। हिंदू फैमिली इन इट्स अर्बन सेटिंग, ये बुक बहुत बार पूछी जा चुकी है। ये किसकी है, ये बुक है
ईरावती कर्वे, एडी रॉस, IP देसाई या डेविस, तो आपको भी पता है एडी रॉस की है। तो इस तरह से हमने RPSC PGT के पूरे 150 क्वेश्चंस को डिस्कस किया आपके साथ, बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में, बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन ज़्यादातर ऐसा लग रहा था मॉक टेस्ट कर रहे हैं और अपने आप को देख रहे हैं कि कितना आता है, जिसमें मुझे लगता है आप लोगों को भी, सभी को भी 85% तो आता ही होगा। 20% में भी आप गेस कर सकते थे, उसमें से 10% तो आप गेस कर लेंगे आराम से। ऐसे एनालिटिकल क्वेश्चन थे, बहुत ही थोड़े क्वेश्चन ऐसे थे जो नए थे, वो भी दिमाग लगा के किए जा सकते थे। तो बहुत अच्छा पेपर था मेरे हिसाब से। आपके हिसाब से कैसा पेपर था? आप भी अपना जितना भी जो भी नॉलेज है उसको टेस्ट कर लीजिए और इस तरह से करते रहिए और जब तक आपको आपका टारगेट नहीं मिलता है तब तक ये काम तो आपको करना ही है। जो भी नया पेपर आया उसको लगाना है, टेस्ट करना है, जो नए क्वेश्चन है उनको नोट करना है, नए बुक्स नया टर्म को, और उसी के साथ साथ ऐसे ही अपने नॉलेज को आगे बढ़ाते रहना है। और मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी, थोड़ा सा भी कंटेंट रिलायबल लगा, तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।